आज बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जिस टॉपिक को पढ़ रहे वो टॉपिक है मनी। हमने इस टॉपिक को लास्ट लेक्चर में ही पढ़ना शुरू किया था, अभी इसका बचा हुआ हिस्सा कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसके अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। मनी से रिलेटेड सारी जो इवेंट है, सारे जो मीनिंग है, उन सारे मीनिंग को यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में अभी तक क्या देखा था कि मनी क्या है। हमने ये समझा था कि मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब जब सब लोग मिलके किसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे, कॉमनली एक्सेप्टेड है, एंड इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब चीजों को एक्सचेंज करने का एक जरिया है, और ये जनरली एक्सेप्टेड होता है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इट इज जनरली एक्सेप्टेड एंड इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट इज लिक्विड। मनी कैसा होता है? लिक्विड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप दुकान में जा रहे हो, आपके पास 10,000 का फोन है, 10,000 की नोट है और 10,000 का सोना है, तो दुकानदार पहले 10,000 की नोट एक्सेप्ट करेगा, फिर 10,000 का सोना एक्सेप्ट करेगा, फिर अगर वो भी नहीं है तो 10,000 का फोन एक्सेप्ट करेगा एज अ पेमेंट। ठीक है, तो यहां से हम समझ सकते हैं कि मनी क्या होता है? मोस्ट लिक्विड होता है, मतलब कैश इज मोस्ट लिक्विड फॉर्म। उसके बाद गोल्ड आता है, फिर अनदर एसेट्स आएंगे, जैसे मैंने एग्जांपल में मोबाइल रखा था। तो ये जनरली एक्सेप्ट होते हैं, दैट मींस यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल होते हैं। फिर मैंने आपको समझाया था कि मनी के फंक्शंस क्या है, दैट देयर आर 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी। सबसे पहला था मेजर ऑफ वैल्यू, दैट मींस मनी कैन मेजर द वैल्यू। किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को मेजर करने के लिए हम मनी का सहारा लेते हैं। जैसे एक 4 व्हीलर गाड़ी 10 लाख रुपए की, एक 2 व्हीलर गाड़ी 1 लाख रुपए की। तो ये हमको समझ में आया ना अभी कि 4 व्हीलर गाड़ी महंगी है, 2 व्हीलर गाड़ी सस्ती है। हमने ये कैसे डिसाइड किया? बाय मेजरिंग द कमोडिटीज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो फिर हमने इसके साथ 2 कॉन्सेप्ट और देखे थे, डिविजिबिलिटी एंड फंजिबिलिटी। व्हाट इज डिविजिबिलिटी? कि अगर मैं आपको 2,000 की नोट दे रहा हूं तो आप मुझे 500-500 के छुट्टे दे सकते हो, 1,000-1,000 की 2 नोट दे सकते हो, 100-100 के 20 नोट दे सकते हो। तो मतलब आपने 2,000 की वैल्यू को छोटे छोटे नोट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये डिवाइड करना मतलब डिविजिबिलिटी। इसका यूज क्या होता है? इससे हम प्रिसाइज पेमेंट कर सकते हैं। मान लो अगर मुझे किसी को 2,100 रुपए देने हैं, तो मैं एक 2,000 की नोट और एक 100 रुपए की नोट यूज कर सकता हूँ, 400-500 की नोट और एक 100 की नोट यूज कर सकता हूँ। अगर मान लो ये डिविजिबिलिटी नहीं होगी, और अगर सारी करेंसी एक तरीके की, मान लो सारी करेंसी 500 रुपए में है, तो मुझे 2,100 रुपए देने में मुश्किल होगी ना, क्योंकि 2,000 रुपए तो 500-500 4 हो जाएंगे, फिर मुझे और एक 500 की नोट यूज करनी पड़ेगी, तो वहां से एक्सचेंज भी नहीं मिलेगा फिर। सो मनी शुड बी डिविजिबल। ठीक है, देन मनी शुड बी फंजिबल। फंजिबल का मीनिंग क्या है? कि अगर मैं आपको एक 500 की नोट रख रहा हूं, उसके बदले में आप मुझे दूसरी 500 की नोट दे सकते हो ना, मतलब सेम टाइप ऑफ एसेट्स को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है? फंजिबल। अगर मैं आपको 500 की नोट दे रहा हूं तो बदले में आप मुझे 500 की नोट दे सकते हो, बिकॉज सेम टाइप ऑफ एसेट जब हम एक्सचेंज कर सकते हैं तब उसको फंजिबल कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 10 ग्राम सोने दे रहा हूं और 10 ग्राम सोना ले रहा हूं, तो 10 ग्राम के जो 2 कमोडिटीज है, मान लो 10 ग्राम का कॉइन है और 10 ग्राम का बिस्किट है सोने का, तो कॉइन और बिस्किट को हम एक्सचेंज कर सकते हैं अगर सेम क्वालिटी के है तो वो कैसे थे? फंजिबल होते। लेकिन मैं सेम कैरेट के 2 डायमंड्स को एक्सचेंज नहीं कर सकता। अगर मान लो 10 कैरेट का एक डायमंड है, 10 कैरेट का दूसरा डायमंड है, दोनों सेम है कैरेट में, तो हम उनको एक्सचेंज नहीं कर सकते। दैट मींस डायमंड इज नॉट फंजिबल, जबकि सोना फंजिबल है। उसी तरीके से मनी क्या होता है? फंजिबल होता है। उसके एक एसेट को उसी टाइप के दूसरे एसेट से आप क्या कर सकते हो? एक्सचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो उस चीज को। एबिलिटी ऑफ गुड्स और एसेट टू बी इंटरचेंज ऑफ द सेम टाइप, तो ये क्या होता है? फंजिबिलिटी। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। फिर हमने अनदर फंक्शन देखा था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि जब करेंसी हम मनी का यूज किस लिए करते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, कि मुझे बुक स्टोर पे जाना है, तो बुक स्टोर पे जाने के बाद मैं पैसा देके बुक खरीद सकता हूँ। अब ये क्यों हो रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज? क्योंकि जो मनी है वो ड्यूरेबल है, वो ज्यादा लंबे समय के लिए चलेगा। वो टमाटर नहीं है, 1 हफ्ते में सड़ जाएगा। अगर मेरे हाथ में 2,000 की नोट है तो मैं उसको सालों साल चला सकता हूँ। और वो मनी है, मतलब उसके ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है, इसीलिए कोई भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। सो ट्रस्ट एंड ड्यूरेबिलिटी, दीज आर द टू प्राइमरी रीजंस which allows us to use money as a medium of exchange.
फिर हमने समझा था कि डेफर्ड पेमेंट, कि मनी ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके आधार से आप डेफर्ड पेमेंट मतलब उधारी का धंधा कर सकते हो। ये लास्ट लेक्चर में हमने सब पढ़ा था। उधारी का धंधा आप कर सकते हो। जैसे बैंक आपको कर्जे दे रही, क्यों दे रही भाई? आप तो 5 साल बाद बैंक को पैसा वापस कर रहे हो ना। आज पैसा लेके जा रहे हो, 5 साल का लोन लेके जा रहे हो, तो 5 साल के बाद आप पैसा वापस करोगे। तो व्हाई डज बैंक एक्सेप्ट सच डिफर्ड पेमेंट? कल क्यों पैसा वापस ले रही है, आज देखिए, क्योंकि मनी ऐसा होता है ना कि उसमें डिफर्ड पेमेंट कर सकते हैं, वो सड़ेगा नहीं। मान लो आज करेंसी के कॉइन्स के बदले में हम टमाटर मनी की तरह यूज करेंगे, जहां पे 1 रुपए का कॉइन यूज करें वहां पे एक छोटा टमाटर यूज करेंगे, 2 रुपए का कॉइन के लिए बड़ा टमाटर, 3 रुपए का कॉइन के लिए और बड़ा टमाटर। टमाटर यूज करेंगे अगर हम, तो टमाटर के आधार पे आप किसी को 10 साल का कर्जा दे सकते हो, 5 साल का, बिकॉज इट्स अ पेरिशेबल कमोडिटी। इसलिए जो मनी होता है वो नॉन पेरिशेबल के अंदर आता है और उसके ऊपर लोगों का भरोसा भी होता है। तो दैट्स व्हाई पीपल कैन चूज टू डू पेमेंट इन मनी, डिफर्ड पेमेंट कर सकते हो। फिर हमने देखा था मनी, दैट मनी स्टोर्स द वैल्यू। मनी क्या करता है? वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे आपके हाथ में 2000 रुपए की नोट है, दैट मीन्स दैट मनी स्टोर द 2000 रुपीज वैल्यू, है ना। तो इसीलिए मनी हम ये कह रहे कि मनी वैल्यू को स्टोर कर रहा है। उसके अलावा अगर आप डिमांड डिपॉजिट के अंदर 10,000 रुपए रख रहे हो, तो 10,000 रुपए की वैल्यू उस डिमांड डिपॉजिट के अंदर है, तो वो क्या है? 10,000 रुपए की वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो डिमांड डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ मनी, और वो क्या कर रहा है? वैल्यू को स्टोर कर रहा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि मनी क्या करता है? वैल्यू को स्टोर करता है। मैंने लास्ट लेक्चर में एक आपको एक्रोनिम्स भी दिया था, SUMS, सम्स। सम्स क्या होता है? स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। यू, यूनिट ऑफ अकाउंट। एम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एस, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो ये SUMS 4 बेसिक फंक्शन, ये चारों फंक्शन हमने पढ़े। जो मैंने आपको बताया था ना, मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू मतलब यूनिट ऑफ अकाउंट, यू वही है आपका, ठीक है। SUMS इस तरीके से आप याद रख सकते हो, दीज आर बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी। तो मनी ऐसी चीज है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, तो मनी को डिफाइन करने के लिए हम उनके फंक्शंस का सहारा लेते हैं। मैंने आपको बताया था मनी इज व्हाट मनी डज। पैसा वो है जो पैसे की तरह काम करता है। तो पैसा क्या काम करता है? तो पैसा स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करता है, पैसा यूनिट ऑफ अकाउंट का काम करता है, पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। उसी तरीके से पैसा स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का भी काम करता है। इस तरीके से पैसे ये सारे काम कर रहा है। SUMS, these are the 4 basic functions of money। इसके आधार पे आप मनी को याद रख सकते हो। फिर हमने देख रहे थे कि इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ था, तो उसके अंदर हमने बार्टर सिस्टम से शुरुआत की थी। गाइस, बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो सिंपल, जब एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से एक्सचेंज करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे गेहूं लिया, व्हीट, और सामने वाले ने राइस दिया, तो उसने मुझे राइस दिया और बदले में मैंने उसको व्हीट दिया, तब ये 2 कमोडिटीज एक्सचेंज हो गई ना। तो मैंने कहा ये बार्टर सिस्टम है। जरूरी नहीं दोनों कमोडिटी एक जैसी ही होगी, यहाँ पे 2 कमोडिटी कुछ भी हो सकती है। कुछ भी मतलब कुछ भी, मान लो मैंने इसको व्हीट दिया, बदले में इसने मुझे गोल्ड दिया, दैट इज आल्सो बार्टर। क्या है? वो भी क्या है? बार्टर है। मैंने इनको गोल्ड दिया, इन्होंने बदले मुझे में ऑयल दिया, तो वो भी क्या है? बार्टर है। तो बार्टर सिस्टम इज व्हाट, instead of using money, without using money, when a transaction is done by exchanging 2 different commodities, that is known as barter system. Is exchange of good for another good, exchange of commodity without mediation of money, barter exchange। अब ये जो बार्टर सिस्टम है, ये शुरुआती समय में यूज होती थी। जब नए नए ट्रांजैक्शंस डेवलप होने शुरू हुए ना, तो उस समय में मनी नहीं, तो बार्टर सिस्टम से काम चलता था। अब ये जो बार्टर सिस्टम है, इसके कुछ फॉल्ट्स थे, कुछ अच्छी चीजें भी थे, लेकिन अच्छी चीजों से ज्यादा बुरी चीजें थी इसकी। अच्छी चीजें मतलब जैसे ट्रांजैक्शन करना आसान था, फॉरेन करेंसी की जरूरत नहीं थी ट्रांजैक्शन करने के लिए, ठीक है। लेकिन निगेटिव में सबसे बड़ा
एक रोड़ा था बीच में, वो था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब पर्सन ए और पर्सन बी, जब तक कि दोनों की जरूरतों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक के ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। मान लो ए को बी दे रहा है व्हीट और बी ए को दे रहा है राइस। अब ए को राइस नहीं चाहिए क्योंकि सी ने ऑलरेडी राइस सप्लाई किया है, सी के साथ एक ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके साथ ए के पास राइस आ गया है। सो ए को जो है ना बी से राइस नहीं चाहिए, दूसरी कमोडिटी चल जाएगी बट राइस नहीं, और बी के पास राइस के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। सो ए और बीच के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं होगी सिंपली। क्यों? क्योंकि बी वांट व्हीट which is A is ready to supply, but A doesn't want rice and B don't have any other commodities। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, बस बी की जरूरत पूरी हो रही है, ए की नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने मनी को यूज किया। अब क्या होगा कि ए जो है ना बी को व्हीट देगा क्योंकि बी की डिमांड पूरी हो रही है, रिक्वायरमेंट। लेकिन ए को राइस नहीं चाहिए तो बी क्या देगा बदले में? मनी दे देगा। एक काम कर भाई, तू ये पैसा ले ले, मनी। तो जब ए को मनी मिल गया, ए ने अपनी जरूरत को दूसरे पर्सन से मीट कर लिया। मान लो ए को बुक चाहिए थे तो ए ने डी से बुक ले लिया और बदले में मनी दे दिया, बुक ले लिया। तो ए की जरूरत भी पूरी होगी ना। अभी इस ट्रांजैक्शन के अंदर मनी जो है कॉमनली एक्सेप्टेड है, ये सबको एक्सेप्ट होगा, तो इसको हमने कॉमन फैक्टर से निकाल लिया। तो अभी जो वांट है वो डबल वांट नहीं है, वो सिंगल वांट है। किसी भी एक पर्सन की वांट सेटिस्फाई हो रही है और वो पर्सन मनी से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेगा तो ट्रांजैक्शन डन हो जाएगा। नाउ देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ओनली सिंगल वांट कैन आल्सो मेक ट्रांजैक्शंस पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मनी। तो ये उसका फायदा है मनी का। तो ये बार्टर सिस्टम हो रही थी एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द बार्टर सिस्टम, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। बाकी तो बस लिखने के लिए लिखे यहाँ पे कि एक्सचेंज ऑफ पेरिशेबल गुड, नो सेविंग्स ऑफ कैपिटल, नो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नो डिविजिबिलिटी फंजिबिलिटी एट द सेम वैल्यू। बट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या थी कि दोनों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी वहां पे, इसलिए बार्टर सिस्टम का अल्टरनेटिव खोजने की शुरुआत की गई। फिर हमने देखा कि अलग अलग तरीके डेवलप किए गए। जैसे सबसे पहला तरीका था बार्टर सिस्टम के बाद, तो वो था कमोडिटी मनी। बार्टर सिस्टम के बाद लोगों ने कमोडिटी मनी को यूज करना शुरू किया। कमोडिटी मतलब गुड, कोई भी वस्तु। कमोडिटी मनी इज अ मनी हुज वैल्यू कम्स फ्रॉम अ कमोडिटी ऑफ विच इट मेड। ऐसी कोई भी कमोडिटी है जहां से उसको बनाया जा रहा है तो वो क्या है? कमोडिटी मनी है। जैसे कि कॉइन्स, कॉइन्स क्या है? कमोडिटी मनी है ना। तो ये जो कॉइन्स है ये मानो गोल्ड के बनेंगे, ये सिल्वर के बनेंगे, ये कॉपर के, निकेल के, अलग अलग मेटल के बनेंगे। तो इन मेटल से इस कॉइन को वैल्यू मिल रही है ना, तो दे आर नोन एज कमोडिटी मनी। लेकिन ये जो कॉइन्स है आज के, लेकिन इसके पहले भी अलग अलग तरीके की कमोडिटी यूज होती थी ना, जैसे कि कौड़ी। कौड़ी हम कहते हैं ना, कौड़िया होती है, वो शेल्स होते हैं, दे आर शेल, ठीक है। या फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद क्या हो गया था, लोगों ने सिगरेट के पैकेट्स, सिगरेट के पैकेट्स को एज अ मनी यूज करना शुरू किया। वो कमोडिटी मनी ना, एक कमोडिटी यूज कर रहे वो। तो सिगरेट के पैकेट, कौड़िया, इनका यूज कर रहे थे लोग मनी के लिए वहां पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कौड़ी का। अब ये जो कौड़ी है ये शेल्स होते व्हाइट कलर के, ठीक है। हम कहते हैं ना कि वो कभी कभी गुस्से में पिताजी बोल देंगे आपको कि मेरी इजाजत से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुमको। फूटी कौड़ी मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट मनी, और वो शेल की तरह होता है। बचपन में हम खेलते थे इनसे। तो ये कैसा होता है कि अगर कौड़ी मनी है तो इस मनी को कमाने के लिए मुझे बिजनेस करने की ही जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, अपने कुछ दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ चला जाऊंगा किसी बीच पे। आफ्टर ऑल इट्स अ शेल। तो बीच पे जाऊंगा, बीच पे जाने के बाद ढूंढ के लाऊंगा कौड़िया मुट्ठी भर। मेरे पास आ गई ना, तो कौड़ी मेरे पास पैसा आ गया। उसके लिए मैंने बिजनेस किया क्या? नहीं, मैं खोज के लेके आया समुद्र के किनारे से। दैट मीन्स ये जो कौड़ी है ना,
ये कमोडिटी मनी है, लेकिन इसके कारण क्या हो जाएगा, मार्केट में इंस्टेबिलिटी आएगी। अब कोई भी जाएगा शेल बीच पे और कौड़िया उठा के लाएगा, तो इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, तो कौड़ी की कीमत तो उतर जाएगी ना, क्योंकि कोई भी आसानी से उसको उठा के ला सकता है, तो उसकी क्या ही वैल्यू है। अगर मनी की वैल्यू नहीं तो उसका कोई यूज नहीं। मनी शुड हैव अ सर्टेन वैल्यू, उसकी कीमत होनी चाहिए। लेकिन कौड़िया अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आसानी से मिल जाएगी तो लोग कौड़ियों के दाम, हम कहते हैं ना फिर कौड़ियों के दाम बेचा गया, वो मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं, ये आगे जाके हो गया था। इसलिए बाद में लोगों ने मेटालिक मनी को यूज करना शुरू किया, कॉइन्स को यूज करना शुरू किया। इंडिया के अंदर जो कॉइन्स थे वो सबसे पहले तकरीबन 2500 साल पहले यूज किए गए थे। तो दिस इज कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी के बाद हाँ सॉरी, तो ये जो कमोडिटी है इसकी कुछ प्रॉब्लम थे, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि उसकी वैल्यू जो है ना वो गिर जाएगी, क्योंकि उसका सप्लाई बढ़ जाएगा, बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबल। बहुत एक जो कमोडिटी यूज करते थे, दे आर पेरिशेबल इन नेचर्स, देयर वैल्यू आर नॉट सेम थ्रू आउट द रीजन, ठीक है, दे आर बल्की टू कैरी, दे आर नॉट फंजिबल, दीज आर सर्टन रीजंस। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो ये जो कमोडिटी मनी है ना, इनके प्रॉब्लम्स थे कि ये इजीली अवेलेबल थे, इनमें से ज्यादातर चीजें पेरिशेबल थी उस समय में, मतलब ज्यादा खराब, पेरिशेबल मतलब क्या, तुरंत खराब हो जा रहा, ज्यादा लंबे के लिए वो टिकेगी नहीं। देन सारे इंडिया में इनकी वैल्यू एक जैसी नहीं थी, तो इसके कारण कमोडिटी मनी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिए। तो लोगों ने कमोडिटी मनी को गिव अप किया और उसकी जगह पे मेटालिक मनी को शुरू किया। मेटालिक मनी, व्हाट इज मेटालिक मनी? दीज आर मनी मेड आउट ऑफ मेटल, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इट्स आल्सो कमोडिटी मनी। लेकिन यहाँ पे कमोडिटी एक स्पेसिफिक मेटल होता है, एक स्पेसिफिक मेटल से ही वो मनी बनाया जाएगा, तो वो कहलाएगा आपका मेटालिक मनी। सो इट इज अ मनी मेड अप ऑफ प्योर एंड सुपीरियर मेटल्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर, स्पेसिफिक, बाद में कॉपर, निकेल, ठीक है, देन आपका समटाइम ब्रॉन्ज, इनके भी आप क्या देखते हो कि मेटालिक मनी के लिए इस मेटल का भी यूज किया गया है। दिस टाइप ऑफ मेटालिक मनी हैज अ फेस वैल्यू जस्ट इक्वल टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये दो चीजें क्या है, फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। देयर फेस वैल्यू इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू। अब मान लो कि अभी फॉर एग्जांपल अगर 10 ग्राम गोल्ड मुझे खरीदना है, तो मान लो 50,000 रुपए से मैंने 10,000 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम गोल्ड खरीदा। एक तोला सोना है ना, 50,000 में मैंने खरीद लिया, तो वो 10,000 का सोना है, तो सोने की कीमत कितनी, 10,000, तो सॉरी 50,000, माय मिस्टेक, ये 50,000 क्या है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। सोने के मेटल, वो जो मेटल है ना सोना, उसकी कीमत कितनी, 50,000। अब ये 10 ग्राम के सोने से मैंने एक कॉइन बनाया, ठीक है, तो ये कॉइन का वजन कितना, 10 ग्राम, मतलब 50,000 रुपए। लेकिन अगर मैंने कॉइन के ऊपर लिखा 20 रुपए, तो ये जो 20 रुपए लिखा है ना, ये फेस वैल्यू है। ये क्या है, ये फेस वैल्यू है। अब यहाँ पे गाइज मेटेलिक मनी कैसे होते हैं, दिस टाइप ऑफ मेटेलिक मनी हैज अ फेस वैल्यू जस्ट इक्वल टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब ये जो 20 रुपए लिखे हैं ये 50,000 से कम है ना, तो मेटेलिक मनी ऐसे नहीं होते। तो यहाँ पे कितना लिखा होना चाहिए, 50,000 रुपए, 50,000। तो ये जो एक सिंगल कॉइन बनाया है मैंने 10 ग्राम के सोने का, इसकी वैल्यू होगी 50,000, मतलब मेरे पास 50,000 रुपए का कॉइन है, बिकॉज फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू इज सेम फॉर मेटेलिक मनी। ओके, तो आजकल तो नहीं बन रहे, लेकिन इनिशियल जमाने में जब मेटेलिक मनी यूज कर रहे थे ना, तो जो उसकी फेस वैल्यू होती थी किसी भी कॉइन की, वो जो फेस वैल्यू होती थी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जितनी ही होती थी वहां पे। द वैल्यू इंस्क्राइब ऑन द कॉइन इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू, जो अभी यहाँ पे हमने कहा द वैल्यू ऑफ मेटल यूज्ड टू मीन द कॉइन इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू। गोल्ड, ठीक है, ये हाई वैल्यू होते हैं,
सिल्वर ये मॉडरेट वैल्यू के होते हैं, ब्रॉन्ज या फिर कॉपर ये डे टू डे पर्पज के लिए होते हैं। ठीक है, ये जो सिल्वर है शुरुआती समय में उसको रुपया कहते थे, गोल्ड को मुहर कहते थे। ठीक है, फिर पैसा कहते थे कॉपर के कॉइन्स को। ये मैं बात कर रहा हूँ मुगल्स के जमाने की। वहां पे ये जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने सबसे पहले वो रुपया सिल्वर का कॉइन स्टार्ट किया था 1540 टू 45 के बीच में, इसलिए वो नाम अलग अलग दिए थे। सिल्वर का जो कॉइन होता था उसको रुपया कहते थे, गोल्ड के कॉइन को मुहर कहते थे वो लोग, कॉपर के कॉइन को दाम या फिर पैसा कहते थे। तो अलग अलग नाम से जाना जाता था, दैट्स व्हाट हियर रिटन। तो ये होते हैं मेटालिक मनी। इंडिया के अंदर जो सबसे पहले मेटालिक मनी यूज किए गए थे, वो सबसे पहले मेटालिक मनी आज से लेकर तकरीबन 2500 साल पहले यूज किए गए थे, अराउंड 200 ईयर एगो, जब इंडिया में महाजनपदास का पीरियड था। महाजनपदा मतलब जब मौर्य साम्राज्य डेवलप हो रहा था। तो मौर्य साम्राज्य के ये मैं लगभग उसी समय की बात कर रहा हूं। वी डोंट हैव एग्जैक्ट डेट दैट व्हेन डज वी स्टार्ट टू यूज मनी, मेटालिक मनी फर्स्ट टाइम इनटू द इंडिया। बट जब हम कॉइन्स का स्टडी करते हैं वहां पे उसको न्यूमिस्मैटिक कहते हैं, तो उसके आधार पे हमने ये जाना है कि तकरीबन 2500 साल पहले हम लोगों ने कॉइन्स को यूज करना शुरू किया था। और वो जो कॉइन्स थे इनिशियली उनको कहते थे पंचमार्क कॉइन, द फर्स्ट मेटल कॉइन यूज इन इंडिया, पंचमार्क कॉइन्स। तो ये महाजनपद मतलब उस समय के बड़े बड़े 16 राज्य थे, उनमें से उन राज्यों के अंदर इनको यूज किया जाता था। तो ये कैसे थे पंचमार्क। आप लोग स्टेपल पेपर यूज करते हो ना, वो एक मशीन होता है जो स्टेपल नहीं, पंच मशीन, जो आप पेपर को पंच करने के लिए यूज करते हो, होल गिना क्रिएट करने के लिए, फाइल्स के अंदर फोल्डर्स के अंदर यूज करने के लिए। तो वो जो आप पंच करो ना, उसी तरीके से ये पंचमार्क कॉइन होते हैं। एक मेटल को सर्कुलर शेप में पिघला के रखा जाता है और जब वो गर्म होता है तब उसमें पंच किया जाता है। तो वो अलग अलग शेप के, जैसे क्रिजेंट शेप के, मतलब एक चांद या फिर एक स्टार, इस तरीके से वहां पे पंचिंग की जाएगी। तो वो जो होते थे वो इनिशियली सिल्वर के कॉइन होते थे, तो उनको कहा जाता था पंचमार्क कॉइन। तो ये जो सिल्वर का जो मेटल होता है उसके अंदर पंचिंग की जाती थी अलग अलग शेप और साइज में। अब एग्जैक्टली सर्कुलर शेप में होते थे, ये राउंड ऑफ शेप में होते थे, लगभग एक सर्कुलर शेप में आ जाता था यहाँ पे। तो इस तरीके से शुरुआती समय में हमने जो मेटल मनी यूज किया तो उसका नाम था पंच मार्क कॉइन। तो वहां से हमारी मनी की हिस्ट्री शुरू होती है। ठीक है, धीरे धीरे ये मनी डेवलप होते गया। अब ये मनी यूज करने के कुछ अच्छे और बुरे दोनों परिणाम है। ठीक है, जैसे अगर मैं अच्छे परिणामों की बात करूंगा तो मेटालिक मनी हैज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड दे आर नॉन पेरिशेबल इन नेचर। सबसे पहली बात कि वो पेरिशेबल नहीं होती, तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हो। दैट मींस यू कैन यूज मेटल मनी फॉर डिफर्ड पेमेंट। आप उसको डिफर्ड पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो। आप उससे उधार दे सकते हो, उधार ले सकते हो। दे कैन बी स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम। दे आर डिविजिबल ऑल्सो। मेटल मनी कैसा होगा? डिविजिबल होगा। अगर मैं 10 ग्राम का एक कॉइन बना रहा हूं तो मैं एक एक ग्राम के 10 भी कॉइन बना सकता हूं ना। तो जब मुझे एक्सचेंज करना है तो मैं एक 10 ग्राम का कॉइन देके एक एक ग्राम के 10 छोटे छोटे कॉइन ले सकता हूं वहां पे। सो दैट मीन्स इट इज अ डिविजिबल एंड इट इज फंजिबल ऑल्सो। जो भी गोल्ड कॉइन बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का, अगर सिल्वर की भी होगी तो सेम क्राइटेरिया अप्लाई होगा, लेकिन जो भी कॉइन बनेंगे वो सेम स्टैंडर्ड के होंगे। उनका स्टैंडर्ड कैसे होगा? सेम होगा, मतलब उनका शेप, साइज, उनके ऊपर डिजाइन, सारी चीजें एक जैसी होगी। तो मतलब सेम मनी है, तो सेम मनी है तो उसको आप एक्सचेंज, इंटरचेंज कर सकते हो। दैट मीन्स इट इज अ फंजिबल, इट इज रिप्लेसेबल बाय अनदर आइडेंटिकल आइटम, सेम मनी, म्यूचुअली इंटरचेंजेबल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है दैट मनी इज अ नॉन पेरिशेबल, इट इज अ मेटल मनी इज अ नॉन पेरिशेबल, इट इज डिविजिबल एंड इट इज फंजिबल ऑल्सो। लेकिन उसके कुछ नेगेटिव्स भी है, जैसे दे आर टू बल्की टू कैरी। अगर मान लो आज के समय में आपको अगर एक पेमेंट करनी है, मान लो आपने एक बिल्डिंग खरीदी जिस बिल्डिंग की प्राइस है 80 करोड़, 80 करोड़। अगर आपको 80 करोड़ रुपए मेटल मनी के फॉर्म में देने हैं तो माय गॉड आपके लिए ट्रक लगेगी, एक ट्रक लेके ही जाना पड़ेगा। उसमें भी होगा कि नहीं होगा पता नहीं, इतना ज्यादा वो वजन, इतना ज्यादा वो बल्कि हो जाएगा। करेक्ट।
सो मेटेलिक मनी आर टू बल्कि, अगर वो बल्कि है तो उससे बिग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस नहीं अफोर्ड कर सकते। इसीलिए क्या हो गया है कि जब भी भारत सरकार के अंदर कॉइन्स बनते हैं ना, तो कॉइन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि कितने ट्रांजैक्शन हो सकते हैं कितने नहीं। जैसे 50 पैसे का कॉइन 10 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, 1 रुपए का कॉइन 1000 रुपए तक के आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से क्या अलग कर देते हैं, ट्रांजैक्शंस के ऊपर लिमिटेशंस लगा देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा बल्कि है, दे आर टू बल्कि टू कैरी एंड डिफिकल्ट टू मूव। देन मेटालिक मनी के अंदर एक चीज देखी गई कि उनकी स्मगलिंग भी की जाती है। अब क्या हो गया था कि कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले ये दिखाई दिया गया था कि भारत से जो है ना पुराने 5 रुपए के जो कॉइन है, वो आपने देखा होगा एकदम मोटे से होते हैं, हाँ, छोटे से होते हैं लेकिन मोटे से होते हैं। तो वो कॉइन्स को स्मगल किया जा रहा था इंडिया से, 5 रुपए के कॉइन्स को स्मगल करने का रीजन ये था कि उस कॉइन को मेल्ट कर किया जाएगा और मेल्ट करके उनसे ब्लेड बनाया जाएगा, ठीक है। तो एक 5 रुपए के कॉइन में इतना मेटल होता है कि उससे 4 से 5 आप ब्लेड बना सकते हो। एक ब्लेड की कीमत होगी 2 रुपए, तो आप 8 से 10 रुपए कमा सकते हो एक 5 रुपए के कॉइन से। तो इन्वेस्टमेंट कम प्रॉफिट ज्यादा है ना वहां पे। सो दैट्स व्हाई मेटल मनी का यूज किया जा रहा था फॉर स्मगलिंग, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, हाई स्टोरेज कॉस्ट। अगर मान लो मेरे पास 2 करोड़ रुपए है और 2 करोड़ रुपए की मुझे एफडी करनी है बैंक के अंदर, तो अगर मैं वो सारा मेटल मनी लेके जा रहा हूं तो बैंक में कितनी ज्यादा जगह लगेगी उस मनी को स्टोर करने के लिए। और बैंक के अंदर इतना पैसा मैं अकेला थोड़ी ना रख रहा हूं, और भी लोग हैं। तो बैंक के अंदर उस पैसे को स्टोर करने के लिए उतनी जगह कम होगी, तो बैंक क्या करेगी, कॉस्ट लगाएगी हमको कि तुम्हारा पैसा रख तो रहे लेकिन उसके ऊपर कॉस्ट देनी पड़ेगी तुमको, स्टोरेज कॉस्ट। आज वैसा नहीं है ना, आज एक चेक दे देते हो आप बैंक के अंदर, खत्म बात आपकी, है ना। तो इस तरीके से हाई स्टोरेज कॉस्ट इज अ प्रॉब्लम विद द मनी। तो दे आर टू बल्की टू कैरी, दे यूज फॉर स्मगलिंग एंड दे आल्सो हैव हाई स्टोरेज कॉस्ट। दीज आर निगेटिव्स ऑफ मेटालिक मनी। इसीलिए पेपर मनी का सहारा लिया गया था, आगे जाके डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये कमोडिटी मनी, ये जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था वही है कमोडिटी मनी, शायद गलती से वो फिर से आ गया। फिर हम देखते हैं कि देयर इज आल्सो कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव मनी। मनी के अलग अलग टाइप देख रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा कि बार्टर सिस्टम होती है, बार्टर सिस्टम से लोग कमोडिटी मनी पे शिफ्ट हो गए, उससे मेटालिक मनी पे शिफ्ट हो गए। देन मेटालिक मनी के बाद हम देखते हैं कि देयर आर रिप्रेजेंटेटिव मनी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस रिप्रेजेंटेटिव मनी? रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव मनी वो है जो किसी एसेट को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक 1000 रुपए की नोट छाप रहा है, ठीक है, वो पेपर है। अब हमने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट समझा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू, ठीक, फेस वैल्यू। जब पेपर करेंसी बन रही है, एक पेपर के ऊपर 1000 रुपए की नोट बन रही है, तो पेपर की कॉस्ट कितनी होगी? 10 रुपए, 15 रुपए, 20, 50, 100, चलो 100 पकड़ लेते हैं। फिर भी फेस वैल्यू ज्यादा है ना वहां पे पेपर के लिए। तो जो भी नोट छापी जाती है ना, तो वो क्या है, एक फिएट करेंसी है। दे आर मतलब कि वो उनकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू मैच नहीं होती है। लेकिन लोगों का इसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, इसलिए आरबीआई क्या करेगी, रिजर्व्स मांगेगी। आरबीआई विल यू रिजर्व्स। आरबीआई रिजर्व किन से मांगेंगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगेगी। क्यों? क्योंकि करेंसी ये जो 1000 रुपए है ना, ये सरकार का पैसा है, ये आरबीआई का नहीं है। आरबीआई बस सरकार को प्रिंट करके दे रहा है। तो आरबीआई सरकार से रिजर्व मांगेगी, सरकार उस रिजर्व को देंगे आरबीआई के पास, ठीक है। मान लो अब 1000 रुपए की नोट प्रिंट करनी है, तो आरबीआई रिजर्व कितना मांगेंगे? तो अगर आरबीआई ने 1000 रुपए की वैल्यू मांग ली, वैल्यू कि 1000 रुपए की नोट छापनी, तो आपको 1000 रुपए की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब वैल्यू इन द सेंस कि जैसे गोल्ड रख दिया 1000 रुपए का, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड रख दिया, सरकारी बॉन्ड्स 1000 रुपए के। तो 1000 रुपए के गोल्ड रखो, गवर्नमेंट बॉन्ड रखो, या फिर मिक्स फॉर्म में रखो, इट्स योर चॉइस। लेकिन जब 1000 रुपए की नोट छापने के लिए 1000 रुपए के रिजर्व बनाए जाएंगे ना, तब हम कहेंगे कि जो 1000 रुपए की नोट है वो रिजर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिजर्व्स के अंदर क्या है, गोल्ड भी हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड भी। मान लो वहां पे गोल्ड है, पूरा 1000 रुपए का सोना रखा
और 1000 रुपए का सोना रखने के बाद आरबीआई ने 1000 रुपए की नोट प्रिंट की। मतलब आरबीआई ने जो सोना लिया है ना उसके बदले में नोट छापी है। तो 1000 रुपए का सोना लिया, 1000 रुपए की नोट छापी, मतलब ये जो नोट है ये रिप्रेजेंटेटिव मनी है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1000 रुपए के सोने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे 1000 रुपए के गवर्नमेंट बॉन्ड्स रखे हैं, तो जब आरबीआई ने 1000 रुपए के गवर्नमेंट बॉन्ड रिसीव किए और 1000 रुपए की नोट छापी, मतलब ये नोट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव मनी है। और अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So whenever RBI prints a particular value of currency and accept reserves of the same value from the government of India, that currency or that money is known as representative money. So representative money is a type of money that is issued by government and backed by commodities such as precious metal like gold and silver. यही चीज कही मैंने। आरबीआई इशू कर रहा है इन चीज को, लेकिन आरबीआई की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रहा है इन चीजों को, नोट को, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये छापने का काम कौन कर रहा है? आरबीआई। लेकिन इस नोट को छापने के लिए सरकार ने ही 1000 रुपए का सोना आरबीआई को दिया, तब जाके आरबीआई ने 1000 रुपए की नोट छापी। तो इस नोट को बैकअप किससे मिला है? गोल्ड से। 1000 रुपए के गोल्ड से 1000 रुपए की नोट छापी। मतलब आप एक दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो कि आरबीआई ने 1000 रुपए का सोना लिया और उस सोने के बदले में एक नोट छाप दी, मतलब पेपर गोल्ड। वो क्या है? पेपर गोल्ड। मतलब वो जो 1000 रुपए की नोट है वो सोने को रिप्रेजेंट कर रही है वहां पे। तो जब ऐसी नोट आरबीआई को वापस मिलेगी, मान लो वो मेरे पास 1000 रुपए की नोट है, मैं गया आरबीआई में और आरबीआई को वो रिप्रेजेंटेटिव मनी 1000 रुपए की वापस कर दी ना, तो आरबीआई मुझे बदले में 1000 रुपए का गोल्ड वापस करेंगे। दिस इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव मनी, क्योंकि वो 1000 रुपए की नोट गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है तो आरबीआई में अगर ये 1000 रुपए की नोट दे रहा हूं तो आरबीआई मुझे 1000 रुपए के गवर्नमेंट बॉन्ड वापस करेंगे, इक्वल वैल्यू वापस करेंगे ना वहां पे, क्योंकि ये नोट मैंने कमाई है मेहनत से, तो उतनी वैल्यू होनी चाहिए मेरे हाथ में। तो जब मैं ये नोट जो आरबीआई ने छापी है उसको आरबीआई को वापस करूंगा तो आरबीआई की जिम्मेदारी की उतनी वैल्यू मुझे वापस करे, क्योंकि उस तरीके का प्रॉमिस भी तो किया है ना। नोट के ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को 1000 रुपए देने का वादा करता हूं, और नीचे सिग्नेचर होती है आरबीआई के गवर्नर की, है ना। तो वहां पे आरबीआई के गवर्नर इक्वल वैल्यू एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी की जो करेंसीज है ना आपके हाथ में, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव मनी, वो फियाट करेंसी, उसको आगे जाके समझेंगे। वरना अभी चले जाओगे आरबीआई में 2000 के नोट वापस कर रहे हो तो 2000 का सोना लेके आओगे, फिर मुझे ही बोलोगे कि गलत पढ़ा दिया। इट्स नॉट दैट। अभी के लिए जो करेंसी आप यूज कर रहे हो वो फियाट करेंसी है। वो क्या है थोड़ी देर में समझेंगे, पहले रिप्रेजेंटेटिव मनी को अच्छे से समझते। तो representative money is a type of money that is issued by government and backed by commodities such as precious metal, gold or silver. The value of this type of money is directly linked to the value of asset. अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा that is backing the money. तो मेरे हाथ में जो 1000 रुपए की नोट है उसकी वैल्यू मतलब 1000 रुपए का सोना है। Before 1990s, 1970s, world was governed by the gold standard. Gold standard मतलब 1000 रुपए का गोल्ड, मतलब जितने वैल्यू का गोल्ड रिजर्व के नाम पे रखा जाएगा उतने ही वैल्यू की करेंसी छापी जाएगी। तो 1000 रुपए की करेंसी छापी जाएगी। तो ये क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में जो भी रिजर्व रखा जाएगा वो 100% गोल्ड में ही होगा, ठीक है। The world governed by the gold standard, which allows people to swap currency they own for gold at any time. क्योंकि गोल्ड रखा है तभी करेंसी छापी। Countries that adhere to the gold standard established fixed price for gold. जो भी कंट्री ने गोल्ड स्टैंडर्ड यूज किया, अब ज्यादातर कंट्री नहीं यूज करती, उसका रीजन है गोल्ड जो है ना वो लिमिटेड अमाउंट में है दुनिया में। गोल्ड के रिजर्व्स लिमिटेड है, गोल्ड के खदाने कम है ना। So if gold reserves are limited, then how can unlimited currency can be printed on the basis of limited gold? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे करेंसी की डिमांड बढ़ेगी ना। राइट नाउ वी आर 8 बिलियन प्लस, 8 बिलियन से ज्यादा जनता है पूरी दुनिया में। 8 बिलियन लोगों को अगर करेंसी की डिमांड सेटिस्फाई करनी है तो उतने अमाउंट में सोना भी तो चाहिए, अब नहीं है। इसलिए हमने गोल्ड स्टैंडर्ड को स्किप करते हुए नए स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है।
लेकिन जब कंट्रीज 1970s के पहले गोल्ड स्टैंडर्ड यूज कर रहे थे, तब उस कंट्री के अंदर गोल्ड की प्राइस को सरकार डिसाइड कर देती। क्यों? क्योंकि करेंसी की प्राइस उसी के आधार पे है ना भाई। तो अगर गोल्ड की प्राइस स्टेबल रखेगी सरकार, तो करेंसी की वैल्यू भी तो स्टेबल रहेगी, और जिस करेंसी की वैल्यू स्टेबल रहेगी उसके ऊपर ज्यादा भरोसा होगा। द मोर स्टेबल द वैल्यू, द मोर इज ट्रस्ट। जितनी ज्यादा वैल्यू स्टेबल रहेगी करेंसी की, उतना ज्यादा ट्रस्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन, बिटकॉइन अराउंड 2009-10 के अराउंड बिटकॉइन को लॉन्च किया गया, तब उसकी प्राइस थाउजेंड्स में थी, हजारों में थी। जंप टू द 2023, तो यही प्राइस लाखों में चली गई है। तो हजारों के बिटकॉइन की प्राइस लाखों में चली गई है। तो अगर इतना ज्यादा प्राइस वोलेटिलिटी रहेगा तो लोग भरोसा नहीं करेंगे ना, इसलिए बिटकॉइन के ऊपर ज्यादा कंट्रीज भरोसा नहीं करती है, ज्यादा लोग बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन नहीं करते। वही लोग बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करते हुए दिखेंगे जो खतरों के खिलाड़ी है। हाँ, उनको लगता है कि वो रिस्क लेके ज्यादा पैसा कमा सकते हो, तो दे विल ट्रांजैक्ट इन बिटकॉइंस। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री डज नॉट अलाउ बिटकॉइन फॉर डेली ट्रांजैक्शंस, इंक्लूडिंग इंडिया। आरबीआई ने तो एक बार नोटिफिकेशन भी निकाला था कि डू नॉट कंडक्ट बिजनेसेस इन बिटकॉइन, डू नॉट एक्सेप्ट ट्रांजैक्शंस इन बिटकॉइन, क्योंकि उसकी वैल्यू अनस्टेबल है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर करेंसी की वैल्यू को स्टेबलाइज रखने के लिए क्या किया जाता था? गोल्ड की वैल्यू को फिक्स करती थी सरकार खुद। अब गोल्ड की वैल्यू अगर फिक्स कर दी और उसके आधार पे अगर करेंसी बन रही है, तो करेंसी की भी वैल्यू फिक्स्ड है। मतलब करेंसी में कोई वोलेटिलिटी, कोई भी चढ़ाव उतार नहीं है, अप्स एंड डाउन्स नहीं है ना। तो इसके कारण क्या होता है, किसी भी देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने में काफी मदद होती है। इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। सो आप कह सकते हो जहां पे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम से करेंसी बनती है, उस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन ना के बराबर रहेगा। इन्फ्लेशन इज व्हाट? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ मनी। इन्फ्लेशन क्या होता है? पैसे की कीमत कम हो जाना। लेकिन जब पैसे की कीमत स्टेबल रहेगी तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, और गोल्ड स्टैंडर्ड में तो पैसे की कीमत को एकदम स्थिर रखा जा रहा है बाय फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गोल्ड इन अ कंट्री। तो जिस सोने की प्राइस फिक्स कर दी, उस सोने के आधार पे जो करेंसी बनेगी, उस करेंसी की भी तो प्राइस फिक्स्ड रहेगी। तो इसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर ज्यादा दिखाई नहीं देता है। बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व्स, दैट्स व्हाई हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। Therefore, maintaining global standard, the value of the currency was determined based on the fixed price established. करेंसी की वैल्यू जो गोल्ड की प्राइस फिक्स्ड की है उसके आधार पे बनेगी। तो गोल्ड की प्राइस स्टेबल है तो करेंसी की भी प्राइस स्टेबल है, सिंपल लॉजिक। तो दिस इज हाउ रिप्रेजेंटेटिव मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जहां जहां पे भी गोल्ड स्टैंडर्ड यूज होता था, वहां पे जो करेंसी थी वो क्या थी? रिप्रेजेंटेटिव मनी। अब इस सिस्टम को धीरे धीरे चेंज किया गया गाइस। ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ना, इसके बाद और एक सिस्टम डेवलप हुई थी, उसको कहा गया प्रोपोर्शनल स्टैंडर्ड सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम के अंदर क्या होता था कि जब आरबीआई को 1000 रुपए की करेंसी प्रिंट करनी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेम वैल्यू का रिजर्व्स क्रिएट करेंगे। रिजर्व्स कैसे बनेगा? सेम वैल्यू का। तो ये करेंसी हो गई आपकी, और ये रिजर्व। जब मैंने बात की गोल्ड स्टैंडर्ड की, तो ये रिजर्व 100% गोल्ड में है ना। लेकिन हम बात करें प्रोपोर्शनल रिजर्व की, क्योंकि सोना ज्यादा नहीं है देश के अंदर, तो हमने क्या किया? प्रोपोर्शन में रख दिया सोना, कि 40% गोल्ड रख दो, 60% गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी चल जाएगी। मतलब अब मुझे 100% सोने की जरूरत नहीं है, मुझे 40% सोना ही चल जाएगा। तो सोने की रिक्वायरमेंट कम कर दी ना हमने यहाँ पे। तो जो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम के अंदर करेंसी बन रही है, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव मनी, क्योंकि 1000 रुपए की करेंसी छापने के लिए 1000 रुपए के रिजर्व आरबीआई में जमा किए गए हैं, मैचिंग वैल्यू। तो ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। बस जब आरबीआई इस तरीके की करेंसी को रिसीव करेंगे, मतलब आप ये 1000 रुपए की करेंसी आरबीआई को वापस करोगे, तब आरबीआई आपको 40% सोना और 60% गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस करेंगे, बिकॉज दैट इज दे आर रिप्रेजेंटिंग। गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर 100% सोना मिलेगा, जबकि प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम के अंदर इस तरीके से मिक्स्ड अमाउंट ऑफ करेंसी मिलेगी, सॉरी वैल्यू मिलेगी, माइनस। सो दिस इज अबाउट योर
representative money. Then what is fiat money? Here is the most interesting and most important topic. गाइस, आपकी जेब में जो अभी पैसा है, जो भी आपके जेब में 500, 2000 की नोट, 200 की नोट, 100 रुपए की नोट, ऑल द करेंसीज नोन एज फिएट मनी. ये सारी करेंसी क्या है? फिएट मनी. फिएट का मीनिंग होता है ऑर्डर. फिएट का मीनिंग क्या होता है? ऑर्डर, आदेश. और फिएट मनी क्या है? ये आदेश से बनेंगे. कौन आदेश देंगे? गवर्नमेंट. सो व्हेनेवर गवर्नमेंट गिव्स ऑर्डर टू प्रिंट मनी विदाउट रिजर्व्स, तो वो क्या है? फिएट मनी. तो फिएट मनी को आप कह सकते हो दे आर नॉन रिप्रेजेंटेटिव. दे आर नॉन रिप्रेजेंटेटिव. जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, गोल्ड स्टैंडर्ड, प्रोपोर्शनल रिजर्व, दे आर रिप्रेजेंटेटिव करेंसी. बट फिएट इज अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि विदाउट रिजर्व्स बनाया जा रहा है. कोई भी रिजर्व्स नहीं रखे जाते, या फिर एकदम मिनिमम अमाउंट में रिजर्व रखेंगे. तो दे आर नॉन एज फिएट मनी. जस्ट लाइक यूएस डॉलर, इंडियन रुपीज, दे आर फिएट मनी. सो फिएट मनी लाइक यूएस डॉलर, इंडियन रुपी, ठीक है, मैं फिगर डालना भूल गया यहाँ पे, इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट एंड नथिंग एल्स. सो दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट. ये बस सरकार के द्वारा बैकअप की जाएगी और नथिंग एल्स, और कुछ नहीं होगा. अनलाइक रिप्रेजेंटेटिव मनी, फिएट मनी इज नॉट बैक्ड बाय either commodities such as silver or gold, but its credit worthiness comes from the government recognition it as a money. है ना? वो चीज जो चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की थी, वो यही है कि जब भारत सरकार को फिएट मनी प्रिंट करना है, तो फिएट मनी प्रिंट करने के लिए भारत सरकार आरबीआई के पास किसी भी तरीके के गोल्ड रिजर्व, सिल्वर रिजर्व नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं. तो बस एक आदेश पास किया जाएगा, उस ऑर्डर के आधार पे क्या होगी, आरबीआई भारत सरकार के लिए करेंसी प्रिंट करेंगे. अब आरबीआई ने जो करेंसी प्रिंट की है, क्या उसके लिए रिजर्व रखा है? नहीं. दैट मींस वो करेंसी किसी भी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही. सो दे आर नॉन रिप्रेजेंटेटिव. वो कैसी होती है? वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव होती है. तो वो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. तो वो कैसे? फिएट मनी. इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग जो है ना, रिप्रेजेंटेटिव मनी के ऊपर भरोसा करेंगे. जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रिप्रेजेंटेटिव मनी देखा था ना, उसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, बिकॉज लोगों को पता है कि उतनी ही वैल्यू के एसेट्स आरबीआई के पास रखे होंगे. जब हम आरबीआई में वो रिप्रेजेंटेटिव मनी लेके जाएंगे, तो उन एसेट से हमारे पैसे को एक्सचेंज किया जाएगा आरबीआई द्वारा. लेकिन फिएट मनी के अंदर तो कोई भी एसेट नहीं रखे, कोई भी रिजर्व नहीं रखा है. तो हाउ डज पीपल ट्रस्ट ऑन सच फिएट करेंसी, है ना? तो इस ट्रस्ट को बनाने के लिए सरकार आगे आती है. सरकार कहती है कि हम इस मनी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं भाई, हम गारंटी दे रहे तुम्हारे पैसे की, हमारी गारंटी के ऊपर तुम पैसा यूज कर लो. अब सरकार है, लोगों की सरकार होती है. सरकार किनकी है? लोगों की सरकार है. लोगों ने वोट दिया है, तो लोग भरोसा करेंगे. तो सरकार के भरोसे पे लोग क्या करते हैं? करेंसी को यूज करना स्टार्ट करते हैं. तब उस करेंसी को आप क्या कहोगे? फिएट करेंसी. जब सरकार उस पैसे को भरोसा देगी, तभी उस पैसे की वैल्यू है, अदरवाइज पैसे की वैल्यू नहीं है. इसलिए फिएट जो मनी होता है ना, वो ज्यादा वोलाटाइल होता है. वोलाटाइल मतलब फ्लक्चुएटिंग, प्राइजेस ऊपर ज्यादा होती रहती है. और ये वोलाटाइल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई. अगर डिमांड ज्यादा हो जाए तो प्राइजेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, सप्लाई ज्यादा हो जाए तो प्राइजेस घटना शुरू हो जाएंगे. तो ये जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ये क्यों हो रहे हैं? ये क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड फिएट मनी अ मोर वोलाटाइल कंपेयर टू द रिप्रेजेंटेटिव मनी. Compared to the representative money, fiat money are more volatile. Another important concept to know is that fiat currency is a legal tender. Fiat currency क्या है? एक लीगल टेंडर होता है. जैसे रुपया एक लीगल टेंडर है. अब लीगल टेंडर क्या है भाई? जब हमने कहा कि भारत सरकार उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, जो 2000 की नई नोट आई, उस नोट को भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है, उसके ऊपर भरोसा दिखाया है, और लोगों को कहा है कि आप भी भरोसा दिखाओ. तो ये करने के लिए भारत सरकार एक कानून पास करवाएगी. मतलब कानून के अंदर लिखा होगा कि ये नई करेंसी है,
और इसके ऊपर भारत सरकार के द्वारा इसको भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है और सब लोग इस करेंसी का यूज करेंगे फॉर देयर ट्रांजैक्शंस, तब आप उसको कहोगे कि लीगल टेंडर मिल गया, है ना। जैसे 2000 की नोट, जो 2000 रुपीज की नोट है, उसके लिए लीगल टेंडर कहां से मिलेगा? आरबीआई एक्ट 1934। अभी 20 रुपए का नया कॉइन आया है, तो 20 रुपए के कॉइन के लिए लीगल टेंडर कहां से मिलेगा? 20 रुपए के कॉइन के लिए लीगल टेंडर मिलेगा आपको इंडियन कॉइनेज एक्ट। तो अलग अलग कानून है ना, ये जो अलग अलग कानून है इनका काम क्या है? जो नई करेंसी आ रही है या फिर जो भी करेंसी इन सर्कुलेशन है, उस करेंसी को लीगल टेंडर प्रोवाइड करना। मान लो ये लीगल टेंडर हटा दिया गया तो वो करेंसी यूज में नहीं होगी। जिस समय किसी भी करेंसी का लीगल टेंडर हटाया गया, मतलब कानून के अंदर उनका प्रावधान मिटाया गया, आप कहोगे कि उस करेंसी को डीमोनेटाइज किया गया। क्या किया गया? डीमोनेटाइज। तो व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन? इट इज अ प्रोसेस अंडर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिमूव द लीगल टेंडर ऑफ ए पर्टिकुलर करेंसी। जैसे 2016 में हुआ था। 2016 में क्या होता है इंडिया में कि 500 और 1000 रुपए की जो नोट्स थी ना, उनको डीमोनेटाइज कर दिया था। मतलब भारत सरकार ने कहा था दे आर नो लॉन्गर लीगल टेंडर इन इंडिया। अब वो लीगल टेंडर नहीं है इंडिया के अंदर, मतलब उनका कानूनी प्रावधान मिटाया गया। दे विल नॉट एक्सेप्ट इट एज अ मोड ऑफ पेमेंट, है ना। तो सरकार ने जो रिकॉग्नाइजेशन दिया था वो हटा दिया, लीगल टेंडर हटा दिया उनका। तो उस प्रोसेस को आप कहोगे डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन मतलब क्या? लीगल टेंडर हटा देना। तो फिएट करेंसी को डीमोनेटाइज कर सकते हैं, फिएट करेंसी को डीमोनेटाइज कर सकते हैं। ये चीज रिप्रेजेंटेटिव मनी में नहीं है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव मनी की वैल्यू उसके एसेट के आधार पे है, और उसका एसेट तो अभी भी काम कर रहा है वहां पे, है ना। जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर जो भी गोल्ड है वो तो मार्केट में है ना, आरबीआई के पास रखा है, तो आरबीआई वहां से वो वैल्यू एक्सचेंज करके देगा। बीइंग अ लीगल टेंडर मींस, अब लीगल टेंडर होने का मीनिंग क्या है? बीइंग अ लीगल टेंडर मींस दैट इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, कानून से उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, एंड यूज एज अ पेमेंट मेथड। इसको आप पेमेंट मेथड की तरह यूज करोगे लीगल पेमेंट्स के लिए। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, आपने सिग्नल जंप किया, तो सामने एक ट्रैफिक कांस्टेबल होगा, और ट्रैफिक कांस्टेबल क्या करेगा? चालान काटेगा, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आप लीगल टेंडर के सहारे से पेमेंट कर सकते हो। जैसे 2000 की नोट, ठीक है, अभी भी लीगल टेंडर है। 500 रुपए की नोट लीगल टेंडर है, आप इनसे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मान लो आपके पास पुरानी 500 रुपए की नोट ही, ओल्ड, आप कहोगे यार वो भी तो नोट ही है, लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं है ना गाइस। तो अभी अगर आप पुराने 500 की नोट से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करोगे, द ट्रांजैक्शन विल नॉट बी हैपन, बिकॉज द ओल्ड 500 रुपीज नोट इज नो लॉन्गर लीगल टेंडर। जब आप न्यू 500 की नोट से करोगे तो वो लीगल टेंडर है, तो वहां से ट्रांजैक्शन तुरंत हो जाएगा। Everyone in the country where a fiat currency is recognized as a legal tender is legally obliged to accept or use it as a payment. यहां से दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि जिसको आप लीगल टेंडर कहते हो। अगर मान लो मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूं, अब बीच में एक किस्सा हो गया था कुछ सालों पहले कि जो 10 रुपए का नया कॉइन आया था ना, तो 10 रुपए का नया कॉइन लोग जनरली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पर्टिकुलरली रूरल इंडिया में, ग्रामीण क्षेत्र में ये देखा गया था। क्योंकि लोगों में अफवाह ये थी कि ये 10 रुपए का जो कॉइन है ना, ये नकली पैसा है, ये ओरिजिनल नहीं, ये आरबीआई ने इशू किया, ये किसी ने कोई भद्दा मजाक कर रहा है। तो उस समय में लोग 10 रुपए का कॉइन यूज नहीं कर रहे थे, जबकि वो लीगल टेंडर था। लोगों में बस इस चीज की गलत फहमी थी, लेकिन गलत फहमी के चलते वो 10 रुपए का कॉइन एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो कहते थे कि नोट दे दे भाई 10 रुपए की, 5-5 रुपए की 2 नोट दे दे, 5 रुपए के 2 कॉइन दे दे, लेकिन 10 रुपए का कॉइन मत दे। तो दे वर नॉट एक्सेप्टिंग 10 रुपीज कॉइन एज अ पेमेंट। तो ये तो गलत बात है ना, बिकॉज जो भी फिएट करेंसी है भारत सरकार पब्लिश कर रहा है, इशू कर रहा है, दे आर लीगली ऑब्लाइज। मतलब आप अगर किसी, मान लो आप एक स्टोर पे गए, उस स्टोर के अंदर आप 10 रुपए का कॉइन दे रहे हो, स्टोर ओनर ने लेने से मना कर दिया, अगर वो अच्छी हालत में, हाँ, तो गाइस यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि इट शुड बी सेफ एंड साउंड, वो अच्छी हालत में होना चाहिए। तो जब दुकानदार उस मनी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ये उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर नहीं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ एफआईआर तक फाइल कर सकते हो, आप एक्शन ले सकते हो। इसका मीनिंग ये होता है।
द वैल्यू ऑफ फिएट मनी, अब ये जो फिएट करेंसी है उसकी वैल्यू कहां से आ रही है, डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। ये चीज मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस की कि जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा वैल्यू होगी, जितनी कम डिमांड होगी उतनी वैल्यू की रहेगी वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, डॉलर इज मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू द रूपी। अब दोनों फिएट करेंसी है, डॉलर अमेरिकन सरकार ने बनाया, रूपी इंडियन सरकार ने बनाया, लेकिन डॉलर हैव मोर वैल्यू देन रूपी। आज $1 बराबर 80 रुपए से ज्यादा है, कुछ तो भी 83-84 रुपीज है ना। तो $1 बराबर इतना रेट है, तो ये 80 रुपए ज्यादा, हम ये ज्यादा क्यों दे रहे, $1 के बदले में ₹1 क्यों नहीं दे रहे, इक्वेलिटी क्यों नहीं है, बिकॉज दुनिया में डॉलर की डिमांड ज्यादा है, इसलिए डॉलर की वैल्यू कंपेयर टू द रूपी ज्यादा है। जब हम बात करेंगे रूपी डॉलर के अंदर, तो रुपए के कंपैरिजन में डॉलर की डिमांड ज्यादा होने के कारण वहां पे क्या हो गया है, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, सॉरी डॉलर की वैल्यू बढ़ गई वहां पे। सो डिमांड ऑफ डॉलर इज द रीजन फॉर हायर प्राइस ऑफ डॉलर, एंड इफ देयर इज टू मच सप्लाई ऑफ फिएट करेंसी इन द इकोनॉमी, द वैल्यू विल डिक्लाइन। बराबर, इसका दूसरा मीनिंग क्या निकलता है कि जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा ना तो वैल्यू भी गिर जाएगी। ये बराबर बात है, ये तो हर जगह पे काम करता है, पर्सनल रिलेशनशिप में भी काम कर लेता है ना ये। whenever there is a higher supply, demand will reduced। ये होता है ना कि जब हम घर पे रहते तब घर वाले मतलब बोलते कि नाकाराम इंसान बैठा है सामने, पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ना घर के काम कर रहा है, तो ज्यादा गालियां मिलती है घर पे। लेकिन वही अगर आप घर के बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो, साल में एक बार घर पे आ रहे हो, तब आपको इतनी गालियां नहीं मिलती ना घर पे, तो थोड़ा सा ज्यादा प्यार मोहब्बत से बातें करते, जो इच्छा है वही खाने को मिलेगा, एकदम बाबू सोना वाले फीलिंग आ जाती वहां पे। सो दैट इज सप्लाई। जब आप घर पे थे तो आपका सप्लाई ज्यादा था वहां पे, तो आपकी वैल्यू कम थी। लेकिन जब आप बाहर पढ़ने के लिए चले गए, काम करने के लिए चले गए, तब आपका सप्लाई घर में कम हो गया ना, तब आपकी वैल्यू बढ़ गई, तो आपसे ज्यादा प्यार मोहब्बत से बातें होगी। ऐसा नहीं बदतमीजी करोगे तो कभी भी गालियां मिलेंगी, वो चीज अलग है। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर डिमांड एंड सप्लाई ओनली। व्हेनेवर सप्लाई इज हाई, द वैल्यू इज लो, व्हेनेवर सप्लाई इज लो, द वैल्यू इज हाई। ठीक है, तो जो चीज यहाँ पे आप होम साइंस में अप्लाई कर सकते हो, पर्सनल रिलेशनशिप में अप्लाई कर सकते हो, वही चीज आप इकोनॉमी पे भी अप्लाई करो, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। So that's how you will come to know about value of money। तो ये जो वैल्यू ऑफ मनी है ये डिमांड और सप्लाई के आधार पे बनेगी, इसलिए रुपया सस्ता है और डॉलर महंगा है, क्योंकि डॉलर की डिमांड ज्यादा है और रुपए की डिमांड कम है। The difference between fiat money and representative money is the value depend on its demand and supply. In contrast, value of representative money depends on the value of asset that is backed by। ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि डॉलर सॉरी अगर गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर ये जो रुपया बना है, ये अगर गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर बना होता, डॉलर भी अगर गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर बना होता, तो गोल्ड की प्राइसेस लगभग सेम होती ना दुनिया में, तो इसलिए दोनों में ज्यादा चेंज डिफरेंस नहीं दिखाई देता आपको, डॉलर और रुपए की वैल्यू लगभग सेम रहती। बिकॉज इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मनी, जो भी पैसा है उसकी वैल्यू एसेट से आ रही है जिससे वो करेंसी को बनाया गया है, जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर गोल्ड यूज किया जा रहा है। तो दिस इज फिएट मनी। अंडरस्टूड? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। तो यहां से हमने ये चीज समझी है कि मनी जो होती है वो जनरली दो तरीके की होती है,